प्रश्न नंबर 1। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया? प्रश्न नंबर 2। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तारीख को पारित किया गया था? ये आपके दो प्रश्न। ये अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी और आपके जो ग्रुप डी जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे गए, तो मुझे लगा कि आपके लिए क्यों ना मैं आप 1773 से लेकर के और 1947 तक के जो अधिनियम है, मतलब जो संविधान निर्माण की, जिसे आधारभूत संरचना कहा जाता है, जिसको मूल कहा जाता है संविधान का, उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हम पूरी ये जर्नी जो है एक तरीके से हम प्रारंभ करेंगे और अंत करेंगे। तो उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूर्व में डाली हुई मेरी वीडियोस को आप लगातार देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाली गई है नहीं देखी है, हाल फिलहाल में अभी आपके लिए मैंने जो है कुछ धार्मिक और सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक जो है आपके संगठनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और आपको एक कालक्रमवार इतिहास का भी वर्णन आपको दिया गया है। 2 पार्ट में वो वीडियो है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। ये जो 2 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये 2 प्रश्न आज ही नहीं, ये जो आज मैं सेगमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें आपको भर भर के प्रश्न मिलते हैं और आप ये सेगमेंट कभी इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। बात करेंगे आपके 1773 के एक्ट से और आएंगे कहां पर? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। वहां पर हम हमारे संविधान की जो रूपरेखा तैयार होती है, जो हमारे दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारी 1946 में स्टार्ट होती है, उससे पहले क्या क्या चीजें रहीं और कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से परिषद जो अधिनियम आए, ठीक है, कौन कौन से एक्ट आए, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है क्लास को। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि एक युद्ध लड़ा गया था 1764 में, बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर युद्ध होता है और वहां से क्या होता है कि 1764 का बक्सर युद्ध जीता जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और वहां पर क्या होता है कि वहां पर 3 जगह की, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी किसके नाम कर दी जाती है? अंग्रेजों को दे दी जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये दीवानी इनको प्राप्त होती है, यहीं से इनका शुरू हो जाता है प्रशासनिक दौर। आपको याद होगा, अगर मैंने गत वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसने अपना किया था विस्तार, और वो सिर्फ एक व्यापार के तौर पे आई थी। लेकिन 1764 पहुंचते पहुंचते अब आप क्या देखेंगे कि उसका जो एक प्रभाव है वो भारत में के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, व्यापारिक तो परिप्रेक्ष्य में रहा ही है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उसका एक महत्व आप देखने को मिलेगा, जहां से वो कैसे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने 1773 के एक्ट के बारे में। जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो 1765 में मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर दीवानी मतलब कि कहने का तात्पर्य है राजस्व तथा दीवानी दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कैसे पढ़ें कि देखिए, जब एक होता है कि कैसे तरीका होता है कि मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको किताब से पढ़ना है, तो आप इसको 2 खंडों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक क्या होता है खंड आपका, अगर हम बात करें तो यहां अब मैं लिख रहा हूं, छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। एक होता है 1773 से लेकर के और आपका 1858 का समय। यह समय वो समय होता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 में आप सभी को पता है पहला जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम होता है, उससे पूर्व का समय 1858 में आपका अधिनियम आता है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह काल जो 1773 से लेकर के 1758 का काल होता है, वो कौन सा कहलाता है? यह कहलाता है कंपनी का शासन। क्या कहलाता है? कंपनी का शासन कहलाता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें बात होगी कंपनी के शासन के बारे में। कंपनी का शासन कैसे चला, उसमें कौन कौन से नियम और रेगुलेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कहां से? 1858 से लेकर के और
कहां तक? 1947 तक। 1858 से लेकर के 1947 का जो दौर होगा यह क्या कहलाएगा? सम्राट का शासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्राट का। क्योंकि आपको पता है होना चाहिए कि 1858 में जो अधिनियम आता है उसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग का जो एक क्रम होता है वो खत्म कर दिया जाता है और जो भारत का शासन है वो किसके अधिकार में कर दिया जाता है? महारानी विक्टोरिया जो है अपने हाथों में कमान ले लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो देखा है कि कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण यहाँ से स्थापित हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। किसकी पड़ती है? केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले कब पड़ती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पड़ती है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी को किसकी मान्यता दी जाती है? मैंने अभी बताया कि प्रशासनिक और राजनीतिक जो है कार्यों की मान्यता किसके द्वारा दे दी जाती है? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा इस एक्ट को बना करके। पहले मिली तो थी दीवानी, लेकिन ये दीवानी जो है सिर्फ हस्तांतरित की गई थी। यहाँ पर कोई भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पारित नहीं किया गया था, लेकिन ये एक्ट पारित किया गया कब? 1773 के एक्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे बात करें तो बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर होता है वो क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स आपके बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पर आपकी 1774 में किसकी स्थापना होती है? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और इसमें कौन होता है? इसमें आपके जो है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कौन होते हैं? सर एलिजा इम्पे होते हैं। कौन है? सर एलिजा इम्पे इसके जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और 3 और जो है आपके न्यायाधीश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। कौन सा? चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट, 3 और जो है न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन होता है? आप होते हैं सर एलिजा इम्पे। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर कंपनी के लोगों पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके साथ में क्या किया जाता है? जो कंपनी के अधिकारियों के द्वारा भारतीय राजाओं से जो यहाँ पर रिश्वत ली जाती थी, जो उपहार लिए जाते थे, वो भी कंपनी क्या कर देती है? उस पर भी प्रतिबंध लगा देती है और कहती है कि अब आपको इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्य करना होगा भारत में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो है स्थापना होती है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक जो है कुछ चीजें उनको उनके हाथ में दे दी जाती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो एक जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं उनकी टोटल 4 सदस्यीय समिति बनती है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो इनको राजस्व जो है राजस्व और नागरिक में अगर हम बात करें तो सैन्य नियंत्रण के साथ साथ ये सारी चीजें इनको दे दी जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अगर हम हिंदी रूपांतरण की बात करें तो इसको कहा जाता है बंदोबस्त कानून। क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून कहा जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो ये कब आया था आपका? तो ये आया था 1781 में आया था। क्या कब आया था? 1781 में आया था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में आया था। ठीक है, अब ये क्यों आया था? तो जो 1773 में पहली बार जो रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब लगा कि कोई कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों की भरपाई करने के लिए जो है 1781 का आपका जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको आपको बंदोबस्त जो है एक्ट कहा जाता है, बंदोबस्त कानून की संज्ञा दी जाती है, इसको बनाया गया। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं अगर हम बात करें तो इसमें जो गवर्नर जनरल होती है तथा उसकी जो काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि इनको गवर्नर जनरल जो होते हैं इनको कहां से जो सुप्रीम कोर्ट होता है उससे बरी कर दिया जाता है। मतलब कि उनकी जो आपकी गवर्नर होती है, गवर्नर की काउंसिल और इनके जो क्षेत्र होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके क्षेत्रों का क्या कर दिया जाता है? पृथक्करण कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्व तथा राजस्व वसूली के मामले, आपको भी मैंने बताया था 1773 का जब मैं एक्ट बता रहा था कि वहां पर राजस्व और दीवानी की जो है मान्यता दी गई थी, लेकिन करों की वसूली कैसे करनी है या उनसे संबंधित नियमों का प्रावधान नहीं किया गया था। इन्हीं को बढ़ा दिया जाता है कब? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, कि कैसे कैसे टैक्सेशन करना है, कैसे कैसे चीजों को जो है जो भूमि क्षेत्र होता है उसमें प्रस्तावित करना है। अगर हम बात करते हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कलकत्ता के जो निवासी होते हैं, ठीक है, उनके अधीन कर दिया जाता है और वहां पर उनका जो एरिया होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करने के लिए कह दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो दो प्रकार के आपको पता है, फौजदारी और दीवानी, दो प्रकार के आपके जो है कानून होते हैं। उसमें एक आ गया कि जो हिंदू होते हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग अपने जो है कानूनों के थ्रू अपने अपने वाद और मामलों का निपटारा कर सकते हैं, उनके द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये डेट याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने लगभग मैंने जितने पेपर दिए हैं उसमें से 40% ये अगर जो है आपका क्वालिटी आता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। 1784 में आया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी पर क्या होता है, दोहरा प्रशासन लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कंपनी का दोहरा प्रशासन लागू कर दिया जाता है। यहां पर क्या होता है कि दो चीजों का पृथक्करण होता है आपका, ठीक है, जो राजनीतिक कार्य होते हैं और जो व्यापारिक कार्य होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है 1784 के आते आते हो जाती है आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना हो जाती है। उसमें अगर हम बात करते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था की मैंने बताया आपको प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो उसमें और इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता है। मतलब कि वहां से जो चीजें आएंगी तो जो व्यापारिक कार्य होते हैं, ठीक है, और इसके साथ में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को इनको पृथक्करण करके प्रशासनिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं यही पहला एक ऐसा एक्ट होता है जहां पर क्या होता है कि एक नाम दिया जाता है जो लगातार जो है अंत तक चलता है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश जो है अपना शासन करती है वो क्षेत्र, उसको नाम दिया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मतलब 1784। इसके पहले भी कुछ एक्ट आए हैं, उनको मैं आपको एक्स्ट्रा से बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं मैं फटाफट से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो वनडे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको रिवाइज फटाफट बता दे रहे हैं, ठीक है। आता है 1786 का अधिनियम। कब आता है, 1786 का अधिनियम आता है आपका, ठीक है। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है जब आते हैं तो कहां से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। अमेरिका से वहां पर ये अमेरिका में ये स्वतंत्रता युद्ध का युद्ध हुआ और वहां पर ही मार करके भगा दिए गए, ऐसा जो है इतिहासकार कहते हैं। हमारी जबानी नहीं है, इतिहासकारों की जबानी, ठीक है। तो ये आता है तो इनको भाई ब्रिटिश में आते हैं तो वैसे बहुत ज्यादा काफी योग्य व्यक्ति होते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको भारत भेजती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इनको भारत भेजती है तो ये दो शर्त कहते हैं देखिए दो चीजें आप मुझे अगर देंगे, क्योंकि ये चीजें उनको वहां पर नहीं दी गई थी, तो कहा दो चीजें अगर आप देंगे तभी हम भारत जाएंगे, भारत पर शासन कर मतलब भारत में किसी पद पर जाएंगे, वरना हम यहीं पर रहेंगे। तो पूछा जाता है तो कहते हैं क्या क्या, तो उन्होंने कहा कि सेना में कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, और जो आपकी गवर्नर की काउंसिल होती है उसका जो निर्णय होता है उसको मानने की बाध्यता मैं जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो काउंसिल कुछ कहती है तो अगर मानने वाला होगा तो मैं मानूंगा, अन्यथा अगर मेरे विवेक में ऐसा होता है कि वो चीजें मानने वाली नहीं है तो मैं वहां पर अपने हिसाब से अपने विवेक से जो है संचालन प्रशासन का करूंगा। तो ये दोनों चीजें जो है 1786 में मान ली जाती हैं, क्योंकि यहीं पर से क्या होता है, प्रथा चलती है, क्योंकि जो सैन्य व्यवस्था में कमांडर इन चीफ, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी चीफ कहा जाता था उस समय, वो पहले अलग होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, इन्होंने जो है मांग कर ली, ठीक है। यहीं से प्रथा चालू हो जाती है कि गवर्नर जनरल ही आगे चलकर आपको पता चलेगा कि वही जो है कमांडर इन चीफ होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। कौन सा आता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बन जाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पे होता है, मतलब जो उसमें सदस्य होते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो किससे देने की बात कही, वो भारत से जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू होगा उससे ही उनको जो है
पैसे मतलब कि वेतन उनका दिया जाएगा। और अगर क्या होता है कि यहाँ पर जो भारत का व्यापार है, भारत का एकाधिकार व्यापार है, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1909 तक लगातार प्रत्येक कितने कितने वर्षों के लिए बढ़ेंगे, जो है आपको अगर हम बता दें तो 20-20 वर्षों के लिए बढ़ेंगे। अगर बताएं तो 1793 में आता है, लेकिन ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, फिर इंडिया एक्ट हो गया, और ये आपका 1786 का आपका जो है एक अधिनियम हो गया। ये सभी उसमें लगातार सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। ठीक है, ये था आपका 1793 का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉम्बे था, जो बंगाल आपकी मेन प्रेसिडेंसी थी, तो यहाँ पर बॉम्बे तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी पर भी संपूर्ण अधिकार किसका हो गया था, या संपूर्ण प्रशासनिक जो अधिकार था वो किसका हो गया था, वो हो गया था आपका बंगाल के गवर्नर जनरल का। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, 1813 चार्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1800 चार्टर एक्ट की बात करते हैं, 1813 की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का अधिकार पत्र आता है, 20 वर्ष बढ़ाया जाता है इसमें भी। ठीक है, और व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया है। ठीक है, व्यापार का एकाधिकार यहाँ पर छीन लिया जाता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है ब्रिटिश ही वहां पर करेगी, और भी अगर जो मतलब कि सिर्फ इंग्लैंड ही करेगा, और भी अगर जो है यूरोप की कंपनियां चाहें तो वो वहां पर व्यापार कर सकती हैं। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय और जो है चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, मतलब चाय का जो व्यापार होगा और जो चीन के साथ व्यापार करेगी तो उसके साथ एकाधिकार बना रहता है। ठीक है, यही वो एक जो क्या कह सकते हैं भारतीय शिक्षा का एक पुनरुद्धार होता है या प्रारंभ होता है। 1813 में आती है ईसाई मिशनरी, और यहाँ पर इसको भारत आने की अनुमति दे दी जाती है। यहीं से भारतीय शिक्षा मतलब भारतीय पाश्चात्यकालीन शिक्षा का उद्भव होता है, यहीं से मिशनरी आते हैं और भारत में शिक्षा की एक जो आप कहते हैं ललक ना, उसको वो जग जाती है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं प्रस्फुटन हो जाता है शिक्षा का। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर आता है। कंपनी का व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः छीन लिया जाता है। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको क्या कहा जाने लगा है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बंगाल का गवर्नर जनरल मैंने अभी आपको बताया था वारेन हेस्टिंग्स थे, तो भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। यहां मैं लिख देता हूं लॉर्ड, एक मिनट जाइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि यहां पर विधिक परामर्श के लिए विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, और यहीं पर दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जाता है इसी के द्वारा 1843 में। और यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल कौन होते हैं इस समय, वायसराय कौन होते हैं, एलन बरो होते हैं। कौन होते हैं? एलन बरो होते हैं। वही एलन बरो जिनका आप थैंक यू कहिए कि जिन्होंने दी थी संडे की छुट्टी। संडे की छुट्टी किसके काल में स्टार्ट होती है? वो होती है लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। उन्होंने ही जो है दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया था इनके द्वारा ही, और कहा जाता है कि धारा 17 में ये लिखा था कि दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को लिंग, रूप, रंग, जाति के आधार पर पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई। एक ही बजट का मतलब यह है कि प्रांतों के लिए या केंद्र के लिए, दोनों के लिए सेम बजट। बजट की बात यहीं से स्टार्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं 1833 में ही सर्वप्रथम जो है आपका भारत के अंदर सिविल सेवक की जो परीक्षा होती है इसका खुली व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हस्तक्षेप की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये बंद करना पड़ता है और ये निष्फल प्रयास साबित हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वह कौन सा एक्ट था तो कब जो है ये प्रथम प्रयास किया गया था, तो प्रथम प्रयास आपका 1833 के एक्ट के द्वारा किया जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, अब 1853 की एक्ट की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था होती है, और कंपनी के जो है विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। देखिए,
महत्वपूर्ण पदों के लिए आपको पता है 1853 के एक्ट के तहत ही 1854 में बनती है मैकाले समिति। और मैकाले समिति क्या करती है? मैकाले समिति जो है, जो आपके लोक सेवा आयोग होता है, लोक सेवा आयोग मतलब कि आईसीएस की जो परीक्षा होती है वो भारत में कराने के लिए अग्रणी हो जाती है, मतलब कि प्रारंभ कर देती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो विधायी कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं, इनको क्या कर देता है? पृथक पृथक कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो पार्षद थे उनको जोड़ा जाता है। क्या होता है? कुछ पार्षद पहले क्या थे, जो है एक यहीं पर पार्षदों की जो है नियुक्ति की जाती है, जो कौन होते हैं? गैर सरकारी होते हैं। गैर सरकारी के मतलब वो भारतीय भी हो सकते हैं और गैर भारतीय भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो बहुमत होगा वो गैर भारतीय होगा, मतलब अंग्रेजों का होगा। लेकिन कुछ जो है भारतीयों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रारंभ किया गया। इसमें अगर हम बता दें तो इसको ही क्या कहा गया है? विधान पार्षद कहा गया है। विधान परिषद मत समझिएगा, विधान पार्षद। क्या कहा गया है? विधान पार्षद कहा गया है। नाम देख लीजिए, विधान पार्षद। और फिर अगर आता है आपका ना विधान पार्षद की स्थापना कब की गई, तो विधान पार्षद की आपकी स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई है, ठीक है। विधान परिषद आपका आर्टिकल 169 वो अलग है, ठीक है। ये आपका विधान पार्षद है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1858। यहाँ तक क्या हो चुका है? 1857 की क्रांति हो चुकी है, काफी ज्यादा खलबली मच चुकी है। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचती हैं। और ब्रिटिश क्राउन तक जैसे ही पहुंचती हैं वो तुरंत वो जैसे देखते हैं कि शायद इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ। और 1858 को भारत का जो है पुनरुद्धार का भी एक जो है कालचक्र से मुक्ति का भी एक अधिनियम कहा जाता है, कि वहां से कुछ चीजें जो है बेहतर, ऐसा तो नहीं था कि सब सही हुए थे, लेकिन ये चीजें एक स्टेप बाय स्टेप बेहतर होना यहीं से स्टार्ट होती हैं। क्या क्या होती हैं? यहाँ पर होता है आपका जो है भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें महारानी कौन होती है? महारानी होती है आपकी महारानी विक्टोरिया। कौन होती है? महारानी विक्टोरिया। एक और मैंने अभी बताया था आपको कि ये अब हमने अभी तक 1853 तक पढ़ा है। ये क्या था? ये था आपका जो है कंपनी का शासन। अब हम पढ़ेंगे सम्राट का शासन, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और मंत्री पद, और यहाँ पर अगर हम बात करें मंत्री पद और भारत परिषद में 15 जो है लोगों की व्यवस्था की जाती है, समिति बनाई जाती है जिसमें 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उसमें अगर हम बात करते हैं मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाता है। और यहीं पर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बीओसी या बीओडी कहते हैं, बीओसी या बीओडी शॉर्ट फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है। यहीं पर हम बात करते हैं भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। भारत के राज्य सचिव जो कहाँ होते हैं? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य हुआ करते हैं, ठीक है। और वो भारत के सचिव के पद पर नियमित रहेंगे, ठीक है। कब तक नियमित रहेंगे? 1947 तक नियमित रहते हैं जो सचिव आपके आते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की भूमिका दी जाती थी। अगर आप इस क्रम को याद रखें, पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो क्या बनता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो बनता है भारत का गवर्नर जनरल। वो कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। और जो आपका भारत का गवर्नर जनरल होता है वो 1858 में बनते हैं। कौन? वायसराय की भूमिका में आते हैं, वही पद होता है वायसराय जो होता है। और वायसराय की अगर हम बात करें तो वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। और वायसराय किस क्षेत्र में जो है, तो मैंने भी बताया था कि जो ब्रिटिश शासित जो क्षेत्र है, जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है, उसमें क्या होगा? वायसराय की भूमिका में रहेंगे। बाकी सब कहीं जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में ये कार्य करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यह था आपका 1858 का जो है अधिनियम। उसके बाद अगर हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं तो आइए जो है, तो यहाँ पर आता है आपका 1861 का जो है अधिनियम। यहीं से आपका गवर्नर जनरल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। यहाँ पर अध्यादेश के बारे में आपको अपने संविधान में पढ़ाई हुआ, लेकिन बताते इसकी जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम 6 माह होती है। 6 माह तक अगर कोई अध्यादेश बना दिया जाता है तो कोई भी उच्च सदन या निम्न सदन में पारित होना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको पारित करा लिया जाना चाहिए 6 महीने के पहले, ठीक है। और अगर हम बात करें कानून बनाने में 3 भारतीयों को शामिल करने की शक्ति दी गई, ठीक है। जो अब 3 शक्ति दी गई तो इसमें कौन कौन से थे? तो ये कौन से थे? बनारस के राजा, ठीक है, और पटियाला के महाराजा और राजा सताब राय। कौन से थे? राजा सर दिनकर राय, क्षमा चाहेंगे, सर दिनकर राय, ठीक है। बनारस के राजा और पटियाला के राजा, तीनों लोगों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है।
आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आगे हम बात करते हैं तो 1862 में की बात करें तो 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सदिनकर राव को जो है शामिल किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया जाता है। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा विभागीय प्रणाली की स्थापना की जाती है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की स्थापना की जाती है, बता देंगे। ठीक है, यहीं पर विधान परिषद 3 जगह पर स्थापित की जाती है, आपका बंगाल में, पश्चिमी सीमा प्रांत में और कहां पर, पंजाब में। बंगाल में 1862 में और आपका पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के, देखिए आपातकाल में बिना काउंसिल, कोई काउंसिल अगर संस्तुति ना भी दे तब भी जो है 6 महीने की क्या हो सकती है, आपकी अध्यादेश लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं 1873 की बात करते हैं तो कंपनी को भंग करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को क्या कर दिया जाता है, कंपनी को भंग कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1892 के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शाही उपाधि का अधिनियम 1876 में आता है। 28 अप्रैल 1876 को आता है। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हो जाती है। ठीक है, देखिए एक बात और कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो शाही उपाधि अधिनियम है 1876 में ये आता है, लेकिन देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी हो जाता है। ठीक है, कि थोड़ा सा जो चीजें स्टार्ट हम बात कर रहे थे शाही उपाधि अधिनियम के बारे में, तो 1876 को लागू होता है। 28 अप्रैल 1876 की अगर हम बात करें तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें 1858 में इन्होंने ही क्या किया था कि जो कंपनी का शासन अपने जो है हाथ में ले लिया था और 1876 में खुद को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी। 1892 की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो है प्रारंभ यहीं पर किया गया था। 1909 की बात करें तो मार्ले मिंटो अधिनियम आता है और यहीं पर मुस्लिम समुदाय को पृथक जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, और मिंटो अगर हम बात करते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के बारे में कहा जाता है। ठीक है, अगर और हम बात करते हैं तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य के रूप में जो है यहाँ पर चुना जाता है और सबसे कम समय तक चला यह अधिनियम होता है। अगर हम बात करते हैं एक बात और, ठीक है, कि यहीं से जो है पहले क्या होता है कि 20 वर्षों तक अधिनियम होता था कि पहले 20 वर्षों तक कार्यकाल बढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है परिवर्तित किया जाता है 1909 के बाद में, और वो कहां तक कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है आपका जो है 10 वर्षों के लिए कर दिया जाता है कि अब हर 10 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी। अब यहीं से अगर हम बात करते हैं तो 1909 का मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है। ठीक है, और कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्ले और मिंटो में सचिव कौन होते हैं और वायसराय कौन होते हैं, तो मार्ले होते हैं आपके कौन सचिव और मिंटो होते हैं आपके वायसराय। ठीक है, इसी 1909 के परिप्रेक्ष्य में मार्ले ने कहा था कि हम जब इन्होंने जो है एक सांप्रदायिक रूप से आरक्षण दिया था तो कहा था कि हम नागदंत के बीज बो रहे हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जो है एक घातक सिद्ध होने वाले हैं। आगे अगर हम बात करते हैं मांगटेयू चेम्सफोर्ड के सुधार के बारे में, तो मांगटेयू जो है ब्रिटिश कालीन जो है सचिव होते हैं, भारत सचिव होते हैं, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय होते हैं। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में 60 लोगों को बढ़ा देते हैं। पहले आपको पता था कि पहले 4 थे, 4 होने के बाद में 15 होते हैं और 15 होने के साथ में आगे बढ़ करके कितने हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, जिसमें 34 निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और 5 वर्ष उनकी क्या होती है, अवधि होती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय विधानसभा में 144 लोगों को जो निर्वाचित किया जाता है, जिसमें आपका 104 निर्वाचित होते हैं, 40 मनोनीत होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्षों तक होता है। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध प्रशासन जो है लागू किया जाता है और जो अगर हम बात करें तो द्वैध प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनियस कार्टियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लियोनियस कार्टियस को कहा जाता है। अगर बात करें महालेखा परीक्षक लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो इसी में जो है इनका गठन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग जो है ली आयोग के जो है उस पे आया था। ठीक है, सजेशन पे आया था और 1926 में आया था। कब आया था ली आयोग, 1926 में आया था। अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिक आधार पर सिख मुस्लिम ईसाई तक सांप्रदायिक निर्वाचक का विस्तार किया जाता है। मतलब कि पहले कब होता है 18, अगर हम 1909 में बात करें तो मुस्लिम और सिख
मुस्लिम और उसमें जो है हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो इसको सिख, मुस्लिम, ईसाई और तक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं, महिलाओं को पहली बार वोट मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि महिलाओं को पहली बार जो है कब दिया जाता है, ठीक है। तो महिलाओं को पहली बार जो अधिकार वोट करने का दिया जाता है वो दिया जाता है 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1935 की अगर हम बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। और 1935 का अधिनियम आता है तो यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाती है। मतलब प्रांतों में जो है आपका द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में जो है द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है और भारत परिषद का जो है अंत कर दिया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाता है और जिसे दलित, मजदूर वर्ग, महिलाओं तक जो है सम्मिलित कर दिया जाता है। सबसे पहले जब निर्वाचन हुआ था तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जो शिक्षा और कर और जो है संप्रदायवाद के विस्तार के साथ में उसको प्रारंभ किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और यहीं पर जो है आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। अगर हम बात करते हैं जो है, ये एक ऐसा जो है अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना का अभाव था। 1935 में की अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या था, बस प्रस्तावना ही नहीं थी, वरना ये पूरा जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक रूप से तैयार था। इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, उसकी अगर हम बात करें तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। अब हम बात करते हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जो है प्रस्तुत किया जाता है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है। मैंने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये कब पारित होता है, तो 18 जुलाई 1947 को पारित होता है और इसमें कुल धाराएं कितनी होती हैं? कुल धाराएं होती हैं 20। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2 अधिराज्य बनते हैं, कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान बनते हैं, ठीक है। और यहीं से भारत मंत्री का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है, यहीं पर भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और भारत एक जो है भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्यों के रूप में बन जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को होती है किसकी? संविधान सभा की पहली अस्थायी जो है अध्यक्ष बनते हैं सचिदानंद सिन्हा और पहली बैठक होती है। और 13 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहीं से प्रारंभ होती है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यहीं पर मैं आप सभी को छोड़ने जा रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। और आप सभी लोगों ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।